अगर आपकी डिलीवरी माह मुबारक रमज़ान में, ईद पर या उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद एक्सपेक्टेड है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप ये जान सकें कि वो कौन से काम हैं जिनको करना आपके लिए ज़रूरी है और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करके आप खुद को और अपने बच्चे को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और जैसे ही हमने डिस्कस किया है, आज का हमारा टॉपिक और वीडियो उन ख़वातीन से रिलेटेड है जिनकी डिलीवरी अभी कुछ दिनों में ईद पर या उसके बाद एक्सपेक्टेड है। अब हम बात करते हैं वो कौन से काम हैं जिनको करना आपके लिए लाजमी है अपने बच्चे की और अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कौन से काम हैं जिनको अवॉइड करना लाजमी है ताकि हम किसी भी किस्म की मुश्किल का शिकार ना हो। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, अगर तो आपकी डिलीवरी अभी एक्सपेक्टेड है तो ऑब्वियसली आप थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हैं, प्रेगनेंसी का लास्ट चल रहा है, उसमें आप रोजे रख रहे हैं कि नहीं, ये रोजे प्रेगनेंसी में रखने चाहिए या नहीं, इस पर हमने काफी डिटेल एक वीडियो बनाई है। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बताएं, हम उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दें। अब उसको ब्रीफली अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो इस तरह से है कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कुछ चीजों के लिए बहुत क्रिटिकल है, जिसमें एक चीज है आपके बच्चे का वेट गेन, क्योंकि आपके बच्चे का जो बेसिक वेट गेन है किसी आखिरी प्रेगनेंसी के स्टेज में हो, और जो बच्चे का पानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लास्ट स्टेज है प्रेगनेंसी में, इनमें अगर मदर का हाइड्रेशन स्टेटस थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा बेबी के हाइड्रेशन स्टेटस को। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको परमिट किया है, आपने उनसे प्रॉपर डिस्कशन की है, आप रोजे रख रहे हैं, आप फास्टिंग की स्टेट में हैं, तो उसमें आपने अपनी हाइड्रेशन ताकि बच्चे का पानी मुतासिर ना हो, और अपनी न्यूट्रिशन ताकि बच्चे का वेट गेन मुतासिर ना हो और बच्चे की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो, इन दोनों चीजों का लाजमी ख्याल रखें। और थर्ड ट्राइमेस्टर का एक जर्नल सा, एक जो हम पेशेंट को समझाते हैं, एक जर्नल सा रूल है या फॉर्मूला आप उसको कह लें, आपने कॉन्टिन्यूस रोजे नहीं रखने। आप रोजे रखें और बीच में गैप लें ताकि आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें, आप खुद को एनर्जाइज फील करें, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे और आपके बेबी की ग्रोथ मुतासिर ना हो। तो ये चीजें आपने सारी फास्टिंग के दौरान ख्याल रखना है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि फास्टिंग के दौरान आपने अपनी सप्लीमेंट्स मिस नहीं करने। जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं वो बच्चे की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होते हैं। जो मदर्स प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लेती हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं, उनके बच्चों का वेट गेन भी अच्छा होता है, उनके बच्चों की न्यूट्रिशन भी अच्छी होती है। तो सप्लीमेंट्स लेने में जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक पेशेंट करते हैं वो ये है कि सप्लीमेंट्स आपने कभी भी एक साथ नहीं लेने। अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 से 3 सप्लीमेंट्स लिख के दिए गए हैं जिनमें आयरन का सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन है या कैल्शियम है, आपने उसे स्प्लिट करके लेना है। कुछ आप सहरी में लें, कुछ आप इफ्तार में लें और कुछ आप इफ्तार के बाद डिनर में लें। अगर आप सप्लीमेंट्स इकट्ठे लेंगे तो कभी भी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मेहंदी। मेहंदी लगाने का सबको शौक है, मुझे खुद ज़ाती तौर पे बहुत शौक है, क्योंकि ईद है, फेस्टिवल है, एक आपको फेस्टिव फीलिंग आती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस चीज़ को जहन में रखें कि आजकल जो मार्केट में मेहंदी आ रही है उसमें केमिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा है, और प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपकी जो इम्यूनिटी है या जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त है वो कम है, और जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल से रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी ऐसी केमिकल मेहंदी या अर्क या इस तरह की चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी जो आपको रिएक्ट कर जाए, क्योंकि हमने ऐसे प्रैक्टिकली पेशेंट्स देखे हैं इमरजेंसी में जो आते हैं जिनको ये केमिकल फार्मूलाज या खासतौर पे मेहंदी के इस्तेमाल से केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें उनका बीपी भी शूट कर सकता है, उन्हें जैसे हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस हो जाती है। एनाफाइलैक्सिस का मतलब ये है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन की स्टेट होती है और आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, आपका सांस फूलने लगता है और आप एक कोमा की स्टेट में जाते हैं। इवन पेशेंट्स को फिट्स भी पड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आपने केमिकल से अवॉइड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। मेहंदी लगाने का बहुत शौक है तो आपने खालिस मेहंदी बगैर केमिकल्स के वो इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज्वेलरी। ज्वेलरी का भी हम सबको शौक है, सारी खवातीन पहनना चाहती हैं, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर और डिलीवरी के पास का टाइम है इसमें आपकी बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है, जैसे कोई रिंग्स वगैरह हैं या कोई बैंगल्स हैं या कोई इयर रिंग्स हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपके इस साइज़ के हों कि वो ईजिली आप उसको उतार सकें। क्योंकि अक्सर पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं, लेबर स्टार्ट हो जाती है, मतलब लेबर का तो कोई टाइम नहीं है ना, अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो लेबर किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। वो फिर ये होता है कि एंट्रैपमेंट हो जाती है, फंस जाती हैं, मतलब वो अंगूठियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि वो निकलती नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ज्वेलरी आप या तो थोड़ी से बड़े साइज़ की पहने जो रिमूव करना आसान हो, या फिर अगर आपको
प्रेगनेंसी में साइज़ वैसे भी इंक्रीज़ हो जाता है, फिंगर्स पे स्वेलिंग हो जाती है, बाजुओं पे स्वेलिंग हो जाती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप ऐसी साइज़ की ज्वेलरी पहने कि जो ईज़िली रिमूवेबल हो। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉक। वॉक पे मैं स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगी। अगर आपको अभी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी पे काम करेंगे। प्रेगनेंसी में वॉक का एक बहुत बड़ा रोल है और ये एक कह लें कि नेग्लेक्टेड टॉपिक है। पेशेंट्स को इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली इसका मैकेनिज़्म क्या है? जब हम वॉक करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। जब हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है तो जो आपका यूट्रस है, रहम है, बच्चेदानी, उसका भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। जब उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो बच्चे तक खुराक और ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें ज़्यादा जाएँगी और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। इसलिए आपने नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में वॉक मस्ट करनी है। आप दिन में जितने भी मील्स ले रहे हैं उसका सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि आप हर मील के बाद 25 से 30 मिनट की वॉक करें। आप जब वो वॉक करेंगे, एक तो उसका ये फायदा है कि आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेंगे। आपको अगर तो शुगर का मसला है तो वो कंट्रोल रहेगी और अगर नहीं है तो आप शुगर से बचे रहेंगे और सेकेंडली बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर आप रोजे रख रहे हैं तो दिन में बेशक आप रेस्ट करें, लेकिन इफ्तार और सहर के दरमियान आपने वॉक मस्ट करनी है। अपने बच्चे की हेल्थ के लिए आपने इस चीज़ पर लाजमी फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैग्स की। आपने, क्योंकि देखिए लेबर अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी टाइम लेबर स्टार्ट हो सकती है। आपने पैकिंग लाजमी करके रखनी है अपनी और बेबी की। उसमें सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें जो बच्चे के लिहाज से ज़रूरी हैं और सारी एसेंशियल चीज़ें जो मदर के लिहाज से ज़रूरी हैं, आपने उसको लाजमी पैक करके रखना है। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो लाजमी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इमरजेंसी को आपने कवर करके रखना है, बैग्स आपके प्रॉपर्ली पैक्ड हों कि अगर किसी भी टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो वो एक अफरा तफरी का आलम ना हो, घर वालों को पता हो कि चीज़ें कैसे पड़ी हैं और उसको किस तरह से मैनेज करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड। अगर आपकी किसी भी किस्म की डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, आर्टिफिशियल पेन्स हैं या सिजेरियन सेक्शन है, आपको 1 पिंट ऑफ ब्लड यानी कि एक खून की बोतल का डॉक्टर लाजमी कहेंगे। तो इस चीज़ को आपने अपनी डिलीवरी से पहले और ख़ास तौर पे रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, कि सबने रोज़ा रखे होते हैं, फास्टिंग की स्टेट में होते हैं, आपने लाज़मी इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है और आपने डोनर का अरेंज करके रखना है और डोनर को आपने बता के रखना है कि किसी भी टाइम इमरजेंसी हो सकती है। डोनर ऐसा हो जो आपके एरिया का हो या पास का हो या आपका बहुत क्लोज रिलेटिव हो जो इमरजेंसी में आपको कवर दे सके। तो आपने 1 से 2 डोनर्स मस्ट अपने अरेंज करके रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे माह रमज़ान की बरकतों को आपने समेटते हुए अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम अपने क्लिनिक्स भी करते हैं रेगुलर रूटीन में, हम अपने पेशेंट्स को भी डील करते हैं, अपने केसेस भी हम मैनेज करते हैं, साथ हम आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बना रहे हैं, रमज़ान में भी, रोज़े की हालत में भी। आपने भी इसी तरह अपने चेकअप्स को इग्नोर नहीं करना। और इसके बाद लास्ट जो पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है वो है आपका मोड ऑफ डिलीवरी, यानी आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है। अगर तो अभी तक आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आपको ये चीज़ पता है, फाइनलाइज्ड है, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर अभी तक आप इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया आपने, तो थर्ड ट्राइमेस्टर वो टाइम है कि अब आपने अपना मोड ऑफ डिलीवरी अपनी डॉक्टर से डिस्कशन के बाद जो आपके हक में फेवरेबल है उसे डिसाइड करें। उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लें। सिजेरियन की अलग से एहतियात है, नॉर्मल डिलीवरी की अलग से एहतियात है, दोनों के अपने फ़वाइद नुकसान है। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट्स में मेंशन करें, उसको हम लाजमी एंटरटेन करेंगे। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल साबित होगी और आपके बहुत सारे मसाइल का आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। फिर भी कोई अगर आपकी क्यूरी हो तो आप उसे मेंशन करें। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।